देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। तो नेशन एट 9 पे मैं पूजा मोहन पांडे आप तमाम लोगों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी की खबर के साथ। दरअसल राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य का दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी 29-30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। वो अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इम्फाल और चुरचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर लगभग 2 महीने से जल रहा है और वहां शांति की जरूरत है ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर लौट सके। ये एक मानवीय त्रासदी है और एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफरत नहीं बल्कि प्यार बढ़ाएं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र के 5 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद मणिपुर के हालात का जायजा लिया था। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाना बना रही है। खबरों में रुक करते हैं राजस्थान की ओर, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्य के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो जोधपुर के बालेसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी सभी मंडल, जिला और लोकसभा स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह का दौरा तय हुआ है। राजनाथ सिंह के इस दौरे के जरिए बीजेपी के जोधपुर जिले को मजबूत करने की कोशिश होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ के गढ़ जोधपुर में आ रहे हैं। ये सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों का गृह क्षेत्र है। ऐसे में यहां पर केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर नीतियों और सरहद की सुरक्षा, सीमा पार से हो रही अवैध मादक पदार्थ तस्करी और हथियारों जैसे कि ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बोल सकते हैं। राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता शामिल हो सकते हैं। खबरों में एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली की ओर और बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आज केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी देश के महत्वपूर्ण खनिजों की पहली सूची जारी करेंगे। सूची का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना है, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और भारत के नेट जीरो उद्देश्यों का समर्थन करना है। ये सूची उद्योग के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को प्राथमिकता देगी और खनन क्षेत्र में नीति निर्माण और निवेश निर्णय के लिए एक रूपरेखा के रूप में काम करेगी। ये पहल मजबूत और लचीला खनिज क्षेत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। भारत हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी में सबसे नया भागीदार बन गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ मार्ग पर खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में की जा रही तैयारियों की पुलिस आयुक्तों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी 4 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का आगाज हो रहा है। इस साल अधिक मास के कारण श्रावण मास 2 महीने की अवधि का हो रहा है। इस दौरान श्रावणी, शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास में परंपरागत कांवड़ यात्रा निकलेगी। भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ मार्ग पर खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चलिए खबरों में रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनसीसी-एसए की दूसरी बैठक बुलाई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शहर में अधिकारियों के तबादले और तैनाती पर चर्चा के लिए आज राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की दूसरी बैठक बुलाई है। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को प्राधिकरण की पहली बैठक थी। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 20 जून को प्राधिकरण की पहली बैठक हुई। बैठक में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में कुछ गलत कार्य में शामिल एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने पर चर्चा की गई थी। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने एनसीसी-एसए को बेकार बताते हुए कहा था कि दिल्ली में
सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश में मुख्य सचिव को मंत्रिमंडल से ऊपर रखा गया। आम आदमी पार्टी की सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं राजस्थान की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर के थ्वाड़े में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत एक एक काउंटर पर जाकर लाभार्थियों से संवाद करते दिखे, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उनकी नजर एक बार फिर से टोंकवासा निवासी कालू उर्फ कालिया मेड़ा निवासी टोंकवासा पर पड़ी। कालू को खुलकर मुस्कुराते हुए देखकर सीएम ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उससे हालचाल जाना, जिसके बाद कालू ने सीएम गहलोत का मुफ्त में इलाज कराने के लिए आभार भी जताया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बीते सोमवार को 600 गाड़ियों के काफिले के साथ महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। केसीआर के दौरे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने टिप्पणी करते हुए चिंता जाहिर की। शरद पवार ने सीएम केसीआर के विशाल काफिले के साथ महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर पहुंचने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ताकत दिखाने का ये प्रयास चिंताजनक है। शरद पवार ने कहा कि अगर किसी पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री पूजा करने आता है तो आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वाहनों की संख्या के मामले में बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश चिंताजनक है। आपको बता दें कि केसीआर महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। उनके महाराष्ट्र दौरे को इसी को लेकर देखा जा सकता है। खबरों में अब बात करेंगे बिहार की, जहां बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में कैबिनेट की बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट बैठक में पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 675 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर सहमति दी गई है, जिसमें नई शिक्षा नियमावली में बदलाव किया गया। राज्य में डेमिसाइल के प्रावधानों को बदलते हुए अब उन अनिवार्यताओं को हटा दिया गया है जिसके तहत सिर्फ बिहार मूल के स्थायी निवासी भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते थे। नए बदलाव के अकॉर्डिंग अब किसी भी राज्य के निवासी को बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो वहीं नीतीश सरकार के इस फैसले का अब शिक्षक, अभ्यर्थी और कई संगठन विरोध भी कर रहे हैं। कैबिनेट की मोहर लगने के तुरंत बाद ही इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आने लगा है। खबरों में रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत समेत प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी से भी अलग से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर बीते दिन दोपहर को खराब मौसम की वजह से सिलीगुड़ी के पास सेवोक एयरबेस पर आपात लैंडिंग की वजह से उन्हें चोट आई है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि उनके बाएं घुटने के ज्वाइंट में और लेफ्ट हिप के ज्वाइंट में लिगामेंट इंजरी के निशान मिले हैं। डॉक्टरों ने बताया कि हमने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से कहा कि वो अस्पताल में ही भर्ती रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपना इलाज घर पर ही कराना चाहती हैं। इसके बाद बनर्जी हॉस्पिटल से व्हीलचेयर के जरिए निकलती नजर आई। डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें आराम करने की सलाह दी है। आपको ये भी बताते चलें कि सुबह में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। और अब रुक करते हैं हरियाणा की ओर। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे हरियाणा बीजेपी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों के दौरे पर निकलने की तैयारी है। देव और लाल का ये अभियान 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान 30 जून को पूरा होगा।
इसके बाद पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखाई देगी। प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी ने इन दोनों चुनाव के लिए अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है और इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव सांसदों के मिलने के बाद अब विधायकों, पार्टी जिलाध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे। लिए गए फीडबैक के आधार पर कई मौजूदा सांसद और पार्टी विधायकों के टिकट काटकर जीतने वाले नए चेहरों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है और इसके लिए विप्लव देव 1 जुलाई से राज्य के सभी 22 जिलों के दौरे पर निकलेंगे। अगली खबर ओडिशा से, जहां आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का एकाम्र प्रकल्प योजना का शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम नवीन पटनायक एकाम्र क्षेत्र सुविधाएं और स्मारक पुनरुद्धार परियोजना की भी आधारशिला रखने वाले हैं। 280 करोड़ रुपए के एकाम्र प्रकल्प की तैयारी चल रही है और लिंगराज मंदिर के पास आज एक यज्ञ शुरू किया गया है, जिसमें राज्य के कई हिस्सों से आए 25 पंडित अनुष्ठान कर रहे हैं। आज शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दुकानदारों और उन तमाम लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने परियोजना के लिए अपनी जमीन छोड़ दी थी। इस दौरान आने वाले लोगों को परियोजना के बारे में जानकारी देने के लिए परियोजना मॉडल और सूचना डिस्प्ले वाली एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। चलिए रुक करते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ रही है। पक्ष विपक्ष बिसात पर गोटियां चलने के लिए तैयार है। बीजेपी, झामुमो कांग्रेस चुनावी अभियान में जुट रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेताओं की टीम लगातार लोकसभा क्षेत्रों में काम कर रही है। बीजेपी ने लोकसभावार तैयारी के लिए 3-3 लोकसभा का क्लस्टर बनाए हैं। लोकसभा की जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी पिछड़ी थी, वहां विशेष फोकस है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी कड़ी में हाल ही में झारखंड का दौरा किया। राज्य में सत्ताधारी पार्टी झामुमो लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है और आने वाले दिनों में चुनावी रैलियों के साथ साथ जनसभा भी की जाएगी। खबरों में बात गुजरात की करेंगे, जहां गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आज अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 23 जून को एक तरफ जहां पटना में 17 विपक्षी दलों की महाबैठक चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में तेजस्वी यादव मामले में अहम सुनवाई हो रही थी। इस मामले में कोर्ट में 5 गवाह पेश हुए सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब कोर्ट इस मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। आज की सुनवाई में इस बात पर फैसला होगा कि उन्हें कोर्ट में मौजूद रहना है या फिर इससे उन्हें छूट मिल जाएगी। आपको बता दें कि भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग बताया था। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर गुजरात के कारोबारी हरीश मेहता ने 21 मार्च को आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी के एक घर दो कानून नहीं चलने वाले बयान को लेकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिविल कोड के जरिए हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जिससे वो पूरे इस्लामिक प्रैक्टिस को गैर कानूनी बता सके और उन पर रोकथाम लगा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये समझने की जरूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुओं में जन्म का साथ है। ओवैसी ने पीएम से सवाल किया कि पाकिस्तान का हवाला देते हुए मोदी जी ने कहा है कि वहां 3 तलाक पर रोक है। मोदी जी को पाकिस्तान के कानून से इतनी प्रेरणा क्यों मिल रही है? अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां अमरनाथ धाम की सालाना तीर्थ यात्रा के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने यात्रा वाले रूट पर अपनी कमान संभाल ली है। हेलीपैड पर अब रात को भी हेलीकॉप्टर उतर सकेगा। किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्यों के संचालन और संबंधित गतिविधियों की निगरानी के लिए श्रीनगर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी इस्तेमाल में लिए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा से आने पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया।
सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला रवाना किया गया। अधिकारियों की ओर से सभी व्यवस्थाओं की जांच की गई है। आपको ये बताते चलें कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने फरवरी से जून तक भुगतान के लिए वाईएसआर लॉ नेस्टम योजना के तहत 6 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि सीधे 2677 अधिवक्ताओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की। इस योजना के तहत राज्य भर में प्रत्येक लाभार्थी को 5 महीने के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। बता दें कि जगन सरकार हर लाभार्थी को सालाना 60,000 रुपए जमा करके 3 साल के लिए 1,80,000 रुपए का वजीफा दे रही है। इस योजना के तहत सरकार ने 4 साल में 781 लाभार्थियों को 41.52 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की है। अगली खबर कर्नाटका से, जहां सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया लगातार कई फैसले ले रहे हैं। साथ ही पिछली बीजेपी सरकार के लाए गए कई कानूनों को बदलने की तैयारी भी चल रही है। इसी बीच सिद्धरामैया ने कई सालों से चली आ रही एक अंधविश्वास को भी तोड़ दिया। सिद्धरामैया ने सचिवालय के उस दरवाजे को खुलवा दिया जिसमें पिछले 25 सालों से जिसको बंद रखा गया था, क्योंकि नेताओं का मानना था कि वास्तु दोष के तहत यह अशुभ है। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप अन्न भाग्य योजना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने विधानसभा पहुंचे हुए थे। तभी उन्होंने दक्षिणी गेट देखा और इस पर लगे ताले को लेकर सवाल किया और खुद खड़े होकर न सिर्फ गेट खुलवाया बल्कि उसी गेट से अपने कार्यालय में दाखिल हुए। इस दौरान तमाम अधिकारी भी सीएम के साथ मौजूद रहे। खबरों में बात पंजाब की होगी। पंजाब में रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोडवेज पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन को उनकी मांगों पर विचार विमर्श के लिए 10 जुलाई को मीटिंग का टाइम दिया है। टाइम मिलने के बाद रोडवेज यूनियन ने बुधवार की हड़ताल का अपना फैसला वापस ले लिया। वहीं यूनियन के नेताओं ने यह भी कहा कि हड़ताल के दौरान दोपहर को मुख्यमंत्री के कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए संदेश आया कि उन्हें मीटिंग का समय मिल चुका है। साथ ही सीएमओ से आए संदेश में ये भी कहा गया कि रोडवेज पनबस कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने की भी कोशिश की जाएगी, जिसके बाद पंजाब रोडवेज कर्मचारियों ने फिलहाल हड़ताल खत्म कर दी है। साथ ही कर्मचारियों ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। खबरों में बात आंध्र प्रदेश की करेंगे। विशाखापट्टनम जिले में भारी बारिश और तेज तूफान की वजह से पुरानी बिल्डिंग की छत टूटकर गिर गई, तो वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को जानकारी दी। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस कर्मचारियों ने राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मलबे में दबे 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और उन्हें निकाला गया और सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर पुलिसकर्मी ने स्थानीय लोगों से मामले की जानकारी भी हासिल की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।